नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जयराम रमेश ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि यात्रा के हैं 3 बड़े मुद्दे। दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन तो बीजेपी ने राजघाट पर किया जमकर विरोध। राम मंदिर पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का विवादित बयान, कहा नफरत की जमीन पर हो रहा राम मंदिर का निर्माण। बयान पर बीजेपी ने दिया करारा जवाब। धरती चीर कर निकल रहा पानी, जोशीमठ में हाहाकार। एक्शन में सीएम धामी ने किया दौरा, हर संभव मदद का जताया भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत की हो सकती है बड़ी भूमिका। अमेरिका की तरफ से आया बड़ा बयान। खबरों की शुरुआत कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बड़े बयान के साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में है। इसी बीच जयराम रमेश ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। ये मुद्दे हैं आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अधिनायकवाद। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो चुनावी यात्रा नहीं, वैचारिक यात्रा है। साथ ही राहुल गांधी ही यात्रा का मुख्य चेहरा है। आखिर किस मकसद के साथ ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है? ये मकसद तो कांग्रेस वालों को ही मालूम नहीं है। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि राहुल गांधी विपक्ष के अकेले चेहरे होंगे। 2024 राहुल वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी, इनके दोनों के बीच लड़ा जाएगा। 2 दिन के बाद खुद यू टर्न लेते कि नहीं 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 नहीं, ये प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, भाई किस चीज के लिए? धर्मशाला खोल रखा है कांग्रेस ने, आश्रम चला रहे हो, एनजीओ चला रहे हो, समाज सेवी संस्था बन गई है। रही बात ये 3 गोल्स की, तो वामपंथियों की बदबू आ रही है इनमें से। भाई राजनीतिक अधिनायकवाद, सोनिया गांधी की जब जय जयकार करते ये लोग तब समझ में नहीं आती। अध्यक्ष बाहर का चुन लिया लेकिन उसको पंगु बना दिया, तब राजनीतिक अधिनायकवाद समझ में नहीं आता इन्हें। आर्थिक असमानता, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 70 साल आप इस देश के ऊपर आपने हुकूमत किया, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए आपने क्या किया? अगर आज भारत में आर्थिक असमानता है तो इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए? जो 8 साल जिसने सत्ता संभाली है या फिर 70 साल जिसने राज किया है? बेकार की बातें, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। और ये कांग्रेस पार्टी का यही कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ। क्या कोई पीएम उम्मीदवारी के लिए पेच फंस गया है क्या? क्योंकि एक बड़े नेता का बयान आता है कि 2024 में राहुल गांधी होंगे पीएम के उम्मीदवार। नीतीश कुमार सहमति जताते हैं, संजय राउत भी बधाई दे देते हैं। अब इस तरह का बयान सामने आ रहा है। वो इसलिए कि उनको लगता है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। पहले ही अगर आपने अपने पत्तों को खोल दिया तो कहीं लोग लामबंद ना होने लग जाएं, आपके खिलाफ न खड़े हो जाए। कई सारी चीजें हैं। दिक्कत क्या है? राजनीतिक दल इसलिए समाज में ऑपरेट करते हैं क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। राजनीतिक दल का काम बाकी कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दूसरा एम कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है तो राजनीतिक दल से अपना रजिस्ट्रेशन हटा लेना चाहिए और उनको एक समाज सेवी संस्था के रूप में, एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर करवा लेना चाहिए। जी, अगली खबर में बात दिल्ली मेयर चुनाव घमासान की। मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कल भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के
बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं बीजेपी ने राजघाट पहुंचकर सर पर काली पट्टी बांधकर आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ विरोध जताया। दोनों ही पार्टियों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। आखिर दिल्ली को अगला मेयर कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। केजरीवाल काम करना चाहता ही नहीं है। वो सत्ता चाहिए, उसको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो पूरा सिस्टम अपने पास रख सके, ताकि वो घोटाला कर सके, चोरी कर सके। इस देश में कानून है। प्रोटेम स्पीकर को कौन होगा, ये किसका अधिकार है? ये एलजी का अधिकार है। आपके मन से हो, ये जरूरी तो नहीं है। उसके बाद आपने ये हंगामा कर दिया कि भाई 11 मनोनीत एल्डरमैन को शपथ इसलिए दिलाई जा रही है क्योंकि उनको वोटिंग राइट देना है। भाई नहीं देना है, नहीं हो सकता है पॉसिबल। इस देश में कानून है या नहीं है? एमसीडी के कानून के मुताबिक जो एल्डरमैन होते हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस में वो वोटिंग राइट उनके पास नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन आपको करना है दूसरा काम। दिक्कत यह है कि केजरीवाल वो सब कुछ चाहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब आप ये भी चाहोगे कि प्रोटेम आपके हिसाब से हो, वो किस तरह की व्यवस्था बनाए वो भी केजरीवाल से पूछ के हो, तो ऐसे तो नहीं चलता। क्या कानून से बड़ी है आम आदमी पार्टी? केजरीवाल को तो लगता है कि वो दिल्ली का मालिक है, जो चाहेगा वो कर लेगा, और उसमें अगर उसकी मन की बात नहीं चलती है तो जिस तरह से वो अपनी पार्टी में सबको हाँकता है, जिसको चाहता है किक करके बाहर कर देता है पार्टी से, जिसको मन आता है उसको जो करने का वो करता है। वो सोचता है कि इसी तरीके से दिल्ली की भी सरकार और एमसीडी वो चला सकेगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। अब बात आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के बिगड़े बोल की, जिन्होंने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। दरअसल जब से अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया है, विवादित बयानों की झड़ी लग गई है। विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लग गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर और राम जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। साथ ही कहा कि हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम में नहीं, पत्थर के आलिशान मंदिरों में नहीं। जगदानंद सिंह ने कहा कि श्री राम ना तो अयोध्या में है और ना ही लंका में है, बल्कि श्री राम तो आज भी शबरी की कुटिया में मौजूद है। ये किस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, जब दिमाग आदमी का खराब हो जाता है, जब आप अंदर से परेशान हो जाते हैं जी, तब आपको इस तरह के वक्तव्य आपके मुंह से अपने आप निकलने लगता है। ये कौन लीडर हैं? आप राम भक्तों के, हिंदू धर्म के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एक बार भी आप एक ही पेंट में सब कुछ ब्रश कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भाई ये पाप की जमीन है, नफरत की जमीन है। लालू यादव के ये चेले हैं जी, है ना। इनको चोरी चकारी भ्रष्टाचार से, जंगल राज से इनको बहुत प्रेम मोहब्बत है। वोटों के लिए कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता। कभी ये कहेंगे कि नफरत की जमीन है जहां पे मुगल शासकों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिद बना दी? दरअसल हुआ ये है कि ये जो 1 तारीख का ऐलान किया है, ये जो तथाकथित, ये जो घटिया किस्म के जो लीडर्स हैं, जो सेकुलरवादी अपने आप को कहते हैं, उनको मिर्ची लग गई। उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो ऐसे टाइम पे हो रहा है, 2024 में लोकसभा के चुनाव में जमानत भी नहीं बचेगी किसी की जी। तो उन्होंने क्या किया, अब ये लोग अपना गेम स्टार्ट कर रहे हैं कि अब फिर वही चीज, नफरत की जमीन है तो यही सब इस तरह के लोग हैं ना। इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी सरकार में नए नए आए हैं नीतीश कुमार के साथ, तो इनको लग रहा है कि वही पुराने दिन आ गए लालू यादव के, कि जैसे राम मंदिर के ऊपर कुछ गंदी बातें कह दो, हिंदू धर्म का अपमान कर दो, लोग माफ कर देंगे। इस तरह के नेता अपनी ही पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर कोई पार्टी ये ऑफिशियल लाइन ले रही है आज की तारीख में
कि जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है वो नफरत की ज़मीन पे हो रहा है, तो जनता ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को ज़रूर सबक सिखाएगी। और लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के और उटपटांग बयान सामने अभी तो आएंगे। बहुत उटपटांग बयान आएंगे। अभी देखिए बहुत सारे लोग छाती पीट पीट के रोएंगे, क्योंकि जो टाइमिंग अमित शाह ने दी है 1 जनवरी 2024, तो जनवरी फरवरी जब इन लोगों का कैंपेन पीक पे रहेगा, इनको सीधे सीधे रामलला से भिड़ना पड़ जाएगा। बिल्कुल। अगली खबर में बात जोशीमठ में मचे हाहाकार की। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। घरों में दरारें, सड़कें फट रही है। उत्तराखंड के पवित्र शहर पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर सीएम धामी काफी ज्यादा एक्शन में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र और नरसिंह मंदिर का निरीक्षण किया। भू धसाव प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सभी तरह की सहायता का आश्वासन धामी ने दिया है। काफी ज्यादा चिंता का विषय ये हो गया है। अब आगे क्या होगा? देखिए आगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दिस टाउन इज गोइंग डाउन, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है, इसकी चीज को आप समझिए कि इसमें कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हुए हैं और कुछ प्राकृतिक कारणों से भी ये शहर धंस रहा है। ये जो पूरा का पूरा शहर है वो एक मलबे के ऊपर है। यहाँ कई साल पहले, मैंने हजारों में मैं कह रहा हूँ, वहाँ भूकंप की वजह से वो पहाड़ का एक हिस्सा गिरा और वो जो मलबे का पहाड़ है उसी के ऊपर ये पूरा शहर बसा हुआ है। मतलब ये ओरिजिनल पहाड़ नहीं है, एक पहाड़ का टुकड़ा जो ऊपर से गिर के नदी के तक आया। वहाँ विष्णुप्रयाग है, नीचे पानी की धारा काफ़ी तेज है, वहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है विष्णुप्रयाग में। अब दिक्कत ये हुआ कि आपने उसके ऊपर शहर बना दिया। पहले इस जगह पे जोशीमठ हुआ करता था, वो मठ अभी भी है। नरसिंह मंदिर जहाँ आज चीफ मिनिस्टर गए हैं वो भी है। ये बेसिकली एक पवित्र स्थल था, लोगों ने इसे पर्यटन का स्थल बना दिया। फिर यहाँ आर्मी भी आ गई, आईटीबीपी का भी खुल गया, एक ऐसा शहर बसा दिया गया जो अपने आप में अच्छी खासी उसकी वहाँ पे माने बिल्डिंग्स वगैरह जो है बन गई है। 1976 में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ये मलबे के ऊपर है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शहर बसते गए, सड़कें बनाई गई, पहाड़ को काटा गया। 1976 की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक भी बोल्डर आप मत हटाएं, क्योंकि वो मलबा कहां किस चीज पे बसा हुआ है। अब दिक्कत ये हुई कि आपने लोगों को तो बिठा दिया, लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो जो पानी है वो सीधे सीधे वो जाता है। और ये स्टडी के दौरान ही पाया गया था कि जो ऊपर जोशीमठ के पहाड़ के ठीक ऊपर ओली है और बर्फ भी है वहाँ, तो वहाँ से जो पानी आता है वो अचानक से गायब हो जाता है। गायब होकर किधर जाता है? वो वही शहर के नीचे से गुजरता हुआ वो अलकनंदा नदी में जाकर के मिलता है। तो अंदर भी पानी चल रहा है, बाहर भी पानी चल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच अभी 2 घटनाएं हुई। एक तो एक डैम टूटा था, जो ग्लेशियर्स के फटने से जो जोशीमठ में नुकसान हुआ, और दूसरा 2013 के अंदर वो जो हिमालयन सुनामी जो आई थी, जो बहुत बड़ा सैलाब आया था, तो वो जो नीचे का जो परत है वो शायद खुल गया है। तो ये पानी की धार जो है वो सीधे जगह जगह से फूट रही है, जमीन दरक रही है, और वो पूरा का पूरा जो मलबा वाला पहाड़ जिसके ऊपर पूरा शहर है वो धीरे धीरे धंस रहा है। ये शहर बचेगा नहीं। तो आप लोगों को बचाएं, वहाँ से लोगों को सेफ जगह पे लेके जाएं, और इतना ध्यान रखें कि वहाँ पे आना जाना मूवमेंट वो भी कम रखा जाए, और जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर है, उसको कैसे बचाया जाए उस पे सरकार को ध्यान देना बिल्कुल, लोग बचे वो ज्यादा जरूरी है। राइट।
अब बात करते हैं आखिरी खबर की। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से एक बार फिर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि भारत जैसे देश जिनके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करवा सकते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई के मसले पर अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। मतलब साफ है, युद्ध को खत्म करने में भारत की अहम भूमिका होगी। युद्ध को खत्म करने में भारत की कितनी अहम भूमिका और पीएम मोदी का कितना बड़ा योगदान। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी स्टोरी की थी और बहुत जगह इसकी चर्चा भी चल रही थी। आज अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया कि दे आर इन टच विथ इंडिया। तो भाई, पुतिन से और जेलेंस्की से बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो ये खबर जब हम लोगों ने चलाई थी तो ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई ये जो कुछ लोग जो है मोदी की खामखा तारीफ करते हैं, ये करते हैं। अरे भाई, तुम आंख के अंधे हो गए हो। प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने इस बात को जब कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, कोऑपरेशन का है, शांति का है, मिलजुल के आगे बढ़ने का है, तो पुतिन ने इसका विरोध नहीं किया था। हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिससे जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही बात कर रहे हैं। और आज अमेरिका ने अपनी तरफ से ये आधिकारिक रूप से कह के उन तमाम चीज़ों के ऊपर मुहर लगा दी है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता का रोल निभा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो रोशन होगा ही, हिंदुस्तान की साख बढ़ेगी। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो वामपंथी है, कांग्रेसी चट्टे बट्टे देश के अंदर में है, उनकी हाजमा खराब हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।